देखेंगे जो नीट का ट्रेंड है वो स्टेटमेंट रेंज ऑफ गैसेस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है लोगों में रिवाइज कर रहा है बच्चा। तो नोट्स में उसको क्या करना होगा ना, अब पूरे सेशन वो सर एक बहुत अच्छा, इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करी है, वो ये गलती कर देता है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल जूलॉजी में हो जाता है। वो नहीं करना है। क्या चीज़? देखिए, जूलॉजी का जो पैटर्न अब नीट के एग्ज़ाम का हो गया है, जैसे पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत हुआ करते थे कि सीधे पूछ लिया कि क्वेश्चन में कि दिए गई चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, ऐसा कुछ करके, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल हम देखेंगे जो नीट का ट्रेंड है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। अब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कभी हम जल्दबाजी में नहीं देख रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। दूसरी बात, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो स्टेटमेंट बच्चों एनसीईआरटी से ही होते हैं और वो स्टेटमेंट जो है उनमें कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया गया होता है ताकि वो स्टेटमेंट की मीनिंग गलत हो जाए या सही हो जाए, यानी वो मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो जब हम जल्दबाजी में करते हैं तो हम कभी कभी उन शब्दों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, गलत सॉल्व हो जाता है। सर जूलॉजी में सर चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, ये थोड़ा बता दीजिए सर। बिल्कुल। तो हमेशा से ऐसा रहा है जूलॉजी में कि जो चैप्टर्स रहे हैं उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उसमें बल्क चैप्टर्स हैं उस यूनिट के अंदर। डाइजेशन वाला चैप्टर हट भी गया है और बल्क चैप्टर्स में आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल है और केमिकल कंट्रोल है। तो मैंने जो पैटर्न देखा है उसमें न्यूरल और केमिकल कंट्रोल से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी ये जो 3-4 चैप्टर मैंने नाम लिए। उसके बाद मैंने देखा है कि जो क्वेश्चंस की नंबर है वो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से ज़्यादा होते हैं, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो हम ये भी उसमें गेस कर पाएंगे कि क्या एक्चुअल में पूछा जाएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखें जो ट्रेंड है उससे हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन आएगा क्या। सर इस पे एक जूलॉजी में एक चैप्टर जो सर बहुत ज़्यादा बच्चे उस पर मेहनत करते हैं, इररिलेवेंट, इतना ना कंट्रीब्यूशन उसका, और बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं उस पर जिस पर फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई एक चैप्टर जो सर जितना टाइम लगाना चाहिए उससे ज़्यादा ले लेता है और इतना रिलेवेंट नहीं है? जी, इसमें 2 चैप्टर मैं तो कहूँगा, एक होता है एनिमल किंगडम और एक होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट है वो हट गया है और जो ब्रेन का है, तो ब्रेन में कभी कभी क्या होता है, जो कंटेंट है उसमें बच्चा बहुत डीप में चला जाता है, उतना जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। ब्रेन के बेसिक पार्ट्स और उनके फंक्शंस याद रखें, उसी से सवाल आता है। और एनिमल किंगडम में क्या होता है, एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम पढ़ने होते हैं बच्चों को, तो वो जो फाइलम है उनको बहुत इन डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है। फाइलम सारे पढ़ें तो कंपैरेटिव पढ़ें, कंपैरिजन में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और मैं तो कहूँगा जो स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 6 या 7 पैरामीटर्स दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन करने के, या जिसे हम क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जैसे जर्म लेयर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड हैं, जैसे सीलोम की बात है, अगर इन्हीं को बहुत अच्छे से कर लिया जाए और इनके एग्जाम्पल के तौर पे फाइलम को अच्छे से कर लिया जाए तो वो सफिशिएंट होता है। 4 से 5 सवाल आते हैं एनिमल किंगडम से, 4 सवाल 5 में से तो सिर्फ उतने पोर्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। जी सर लास्ट क्वेश्चन आपसे। सर जियोलॉजी वाला एक दिन में ही रिवाइज करना है, अ स्टूडेंट वांट टू रिवाइज इन 1 डे। उसके पास 2 ऑप्शन है सर, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज करे या फिर सर वो अपने नोट से रिवाइज करे। अब अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज करता है तो क्या उसकी प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर या फिर वो नोट से रिवाइज करता है तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और आपके लिए सबसे से बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगी, पूरा थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। ओके, तो रिवाइज 1 डे में ही करना है सर, एक दिन में रिवाइज करना है और उसमें 2 ऑप्शन है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे रिवाइज करें या फिर नोट्स की बेसिस पे करें। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेसिस पे ज़्यादा बेहतर रिवीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 ईयर्स एटलीस्ट, है ना, 10 ईयर्स से हमें ये ट्रेंड पता चल जाएगा कि इस बार भी जो मेजर चंक होगा पेपर का वो क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर नोट्स से भी रिवाइज कर रहा है बच्चा तो नोट्स में उसको क्या करना होगा ना, अब पूरे सेशन में जब उसने पढ़ाई करी है तो नोट्स में भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं
लेकिन नोट्स में इस चीज़ को सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। PYQs के थ्रू नोट्स में सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ नोट्स ही रिवाइज करता रहेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि नोट्स में उस बच्चे ने वो चीज़ें सेग्रीगेट ना करी हो, बट PYQs अगर वो देखेगा तो उसको ये आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से मुझे रिवीजन करना है, कौन कौन से पोर्शन से मुझे लास्ट में देखते हैं। बेस्ट वे होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। सर थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर। थैंक यू सो मच। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को और जो सारे नीट के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट और आप सब लोग सक्सेसफुल हो जाएं।